हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं अजय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज हम करने वाले हैं 16th चैप्टर मतलब 16वां चैप्टर क्लास 6 का। आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, केवीएस की, जिसमें साइंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, या फिर अगर आप DSSB में भी तैयारी कर रहे हो और उसमें आपने साइंस के लिए जाना है तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। कुल मिला के बात यह है, एग्ज़ाम आपका चाहे कोई भी हो, लेकिन एनसीईआरटी सभी एग्ज़ाम्स का आधार होता है, बेस होता है। तो सबसे पहले तो अपना बेस क्लियर करो। कई लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं, अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें पढ़ते रहेंगे और उन्हें ऐसा लगता रहेगा कि हमारी तैयारी हो रही है, पर उसके बाद भी जब वह एग्ज़ाम में जाके बैठते हैं तो हमेशा आके यही बोलते हैं कि एग्ज़ाम में तो कुछ अलग ही आया था जो हमने पहले नहीं देखा था। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बेस जो आपका है, एनसीईआरटी जो है, उससे बहुत दूर रहते हैं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ये आप मान लीजिए कि ये मेरी तरफ से एक प्रयास है जो आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं, मैं थोड़ा सा सिखाऊं। ईवीएस में काफ़ी लोगों को समझ आ चुकी है कि जितना भी जो कुछ भी है सीटेट में ईवीएस का, वो एनसीईआरटी से ही आता है। जिसने एनसीईआरटी कर ली उसने जो सीटेट की तैयारी है ईवीएस की, वो कंप्लीट कर ली। तो ये बात ईवीएस वालों को समझ में आ चुकी है। अब देखते हैं कि आप साइंस वालों को ये कितने दिनों में समझ में आएगी। हर रोज़ सुबह 11 बजे आपकी क्लास होगी। इसी तरीके से हर रोज़ 11 बजे सुबह उठ जाया करो टाइम से, अगर आपको लेट उठने की आदत है तो। और खाना पीना खा के जल्दी से फ्री हो जाया करो। अगर आपको जो क्लास है वो इंस्टेंट ज्वाइन करनी है तो, अगर आप रिकॉर्डेड देखने वालों में से हैं तो याद रखें, क्लास आपको रोज़ मिलेंगी और अटेंड आपको रोज़ करनी है। चाहे तो आप जो लाइव क्लासेस होती हैं उन्हें ज्वाइन करो, चाहे आप रिकॉर्डेड देखो, लेकिन अटेंड ज़रूर करो। आगे बढ़ते हैं, अपने मुद्दे पर आते हैं भाई। सबसे पहले आते हैं अपने चैप्टर पर। आज कौन सा चैप्टर है? कचरा संग्रहण और निपटान। ये तीन अलग अलग टॉपिक हैं। एक है कचरा, दूसरा है संग्रहण, तीसरा है निपटान। हालांकि आपको देखने में दो लगेंगे, लेकिन आपको समझने के लिए इसे तीन समझना पड़ेगा। पहली बात, कचरा। कचरा कितने प्रकार का होता है या कचरा हम किसे कहते हैं, ये आपको समझना है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि कचरे अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऐसा कचरा है जिसे हम ख़त्म कर सकते हैं, जिसे हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा कचरा होता है जिसे हम डिग्रेड नहीं कर सकते। डिग्रेड मतलब उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। वो है, वो था, वो आगे भी रहेगा और कई सालों तक रहेगा, और हो सकता है कई 100 सालों तक भी रह जाए। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो हम किसे डिग्रेड कर सकते हैं, किसे ख़त्म कर सकते हैं। हम कागज़ को ख़त्म कर सकते हैं, हम सब्जी के छिलके को ख़त्म कर सकते हैं, हम सूखी हुई पत्तियों को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम प्लास्टिक को ख़त्म नहीं कर सकते आसानी से, ठीक है। तो ये क्या हुआ? प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जो ख़त्म नहीं होगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल। आगे बढ़ते हैं भाई। अब कचरा हम किसे बोलेंगे? कचरा हम किसी भी उस चीज़ को बोल सकते हैं जिसे हम नहीं चाहते कि वो हो, पर वो होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की, इस्तेमाल करने के बाद कोई नहीं चाहता कि मैं जो चीज़ बच गई उसे इधर उधर फेंकूं। सब ये चाहते हैं कि केला जो होता है वो छिलके के अंदर पैक है, सब ये चाहते हैं वो अंदर का केला तो सबको मिल जाए लेकिन छिलका ना बचे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कचरा जो है वो आपको देखना है कि आप ग्रीन डस्टबिन वाला आपके पास कचरा है या ब्लू डस्टबिन वाला है। अब तीसरा एक और डस्टबिन होता है ब्लैक। ये तीन अलग अलग डस्टबिन होते हैं, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। अब ये क्या क्या चीज़ होती हैं ये आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ भाई। अब ग्रीन में आप वो चीज़ें डालोगे जिसे डिग्रेड किया जा सकता है। डिग्रेड का मतलब समझते हो? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे कागज़, सब्जी के छिलके या कोई गोबर टाइप की चीज़ हो गई तो उसे आप ख़त्म कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? ये डिग्रेडेबल है, इसे आप ग्रीन में डालोगे। उसके बाद इसे आप ऑर्गेनिक कचरा भी कह सकते हो, जो ग्रीन वाला था। उसके बाद भाई बात आती है ब्लू की। अगर ब्लू डस्टबिन आपके पास है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा है। जैसे प्लास्टिक के अलग अलग रूप हो गए, ठीक है। पानी की बोतल, चिप्स के पैकेट, ब्रेड का पैकेट, या मान लो कोई भी ऐसी चीज़, बोतल के ढक्कन, या कोई खिलौना, कुछ भी आप मान सकते हो। वो क्या है? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ब्लू में जाएंगे। फिर उसके बाद बात आती है ब्लैक की। अब ब्लैक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं कि ये मेडिकल कचरे के लिए इस्तेमाल होता है या रेडियो एक्टिव कचरे के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर आप फ्री हो जाएं तो एक बार इस पर सर्च करके देखना। मेरे दिमाग में अभी कंसेप्ट आया था तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ मैं।
तो अब इसमें क्या होता है, एक होता है मेडिकल कचरा। मेडिकल कचरे में क्या हो गया, ग्लव्स हो गए डॉक्टर के, सिरिंज हो गई, उसके मास्क हो गए, या कोई भी उसका मतलब ऐसा टूल हो गया जो इस्तेमाल किया गया था किसी रोगी के उपचार के लिए, जैसे दवाइयों की शीशी भी होगी बाद में। अब क्या है भाई, अब ये केमिकल वाला कचरा है जिसे आप ना तो नॉन बायोडिग्रेडेबल में काउंट करोगे ना बायोडिग्रेडेबल में काउंट करोगे, इसका निपटान अलग से ही करना है। निपटान समझ रहे हो ना, कि इसको ठिकाने कैसे लगाया जाए, ये आप समझ लो। तो इसको ठिकाने लगाने का प्रोसेस क्या हुआ, इसको ठिकाने लगाने का प्रोसेस ये है कि इसे अलग से ही निपटाया जाएगा, इन दोनों डस्टबिन से ही अलग रखना है इसे। ये मत देखो कि प्लास्टिक है, ये मत देखो कपड़ा है, खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, कुछ मत देखो, इसे टोटली अलग से करो। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ भाई एक कदम स्वच्छता की ओर वाले पैराग्राफ में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। ये किस दिन किया, 2 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि गांधी जी की जयंती होती है और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है भाई स्वच्छता के कामों को थोड़ा सा ध्यान में रखने में लगा दिया, तो इस वजह से। आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया कि लोग खुले में शौच ना करें। आगे बढ़ते हैं, कचरे का निपटान। कचरे का निपटान कैसे किया जाता है? सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों, जो ट्रक होते हैं आपके, ट्रक्स होते हैं, उनके द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में गहरे गड्ढे, जिन्हें गर्त भी बोलते हैं, उसमें ले जाके दबा देते हैं, जिसे भराव क्षेत्र कहते हैं, लैंडफिल एरियाज बोलते हैं। अब ये जगह आपको दिल्ली में भी देखने को मिलती होगी, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्होंने देखा भी होगा कूड़े का कैसे पहाड़ लगा पड़ा है। पर ठीक है भाई, वो उनका अपना तरीका है कि किस तरीके से वो ठिकाने लगा रहे हैं कचरे को। तो ये भी एक तरीका होता है कि ज़मीन में गड्ढा खोद देंगे, उसमें कचरा भर देंगे और वापस से ज़मीन को ढक दिया जाएगा। समय के साथ साथ जो कचरा है, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, वो जो है डिग्रेड होता जाएगा और खाद में परिवर्तित हो जाएगा, और काफ़ी समय के बाद ये जो ज़मीन है ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कचरा भी ठिकाने लग गया और अपनी जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी बढ़ गई। उसके बाद ये कहता है कि कचरा जो है भाई उपयोगी और अनुपयोगी दोनों ही तरह का होता है। तो उसका हिंट मैंने अभी आपको दे दिया था। उपयोगी कचरा वो जो खाद में परिवर्तित हो सके, अनुपयोगी कचरा वो जो डिग्रेड ही ना हो सके, जो जैसा है वैसा था वैसा ही रहेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं भाई। कम से कम कई सौ सालों तक तो रहने वाला है, ऐसा मान के चलो उसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होती है? कुछ जो पदार्थ होते हैं वो विगलित होते हैं, डिग्रेड करने को विगलित करना बोला जाता है। ये हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड सामने आ गया। तो कुछ पदार्थ जो है समय के साथ साथ विगलित होते हैं या डिग्रेड होते हैं और खाद में परिवर्तित होते हैं। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहा जाता है। कंपोस्टिंग हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं, दोनों में सेम होता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या पॉइंट है। अब आई है बात वर्मी कंपोस्टिंग की। तो वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आपने सुना ही होगा कि जो केचुआ होता है वो किसान का सबसे बढ़िया मित्र होता है। अब इसको मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको कि जो लाल केचुआ होता है वो किसान का असली मित्र होता है और सबसे पक्का मित्र होता है। कैसे और क्यों, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपकी सहायता के लिए। कि जो लाल केचुए होते हैं उनमें खाद बनाने की शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। अब जो नॉर्मल केचुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिट्टी खाते रहते हैं, उसी अपशिष्ट पदार्थ निकालते रहते हैं। लेकिन ये जो लाल केचुए होते हैं, ये पहली बात तो ये कि ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक वेस्ट को खा सकते हैं, मिट्टी को नहीं, ऑर्गेनिक वेस्ट को। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारी हरी पत्तियां हैं, सूखी पत्तियां हैं, सब्जी के छिलके हैं या कुछ भी ऐसा है, उनको एक बार आप क्या करो, टुकड़ों में बांट दो। ठीक है, वैसे तो ये बहुत कम लोग करते हैं पर ऐसा करना चाहिए। टुकड़ों में बांट दो उसे और या काट दो उसे, उसके बाद मिट्टी में मिला दो और उस मिट्टी को गीला कर दो और छोड़ दो केचुए। तो अब ये जो केचुए हैं ये उसे आराम आराम से खाते रहेंगे। एक दिन में अपने भार के बराबर, अपने शरीर के वजन के बराबर बड़ी आसानी से खा जाते हैं। ठीक है, और जो अपशिष्ट पदार्थ ये छोड़ते हैं वो अपशिष्ट पदार्थ जो ये कचरा था उसे खाद में परिवर्तित करने का काम करता है। इस प्रोसेस को वर्मी कंपोस्टिंग या फिर कृमि कंपोस्टिंग दोनों ही कहा जाता है। वर्मी और कृमि दोनों कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं भाई, और थोड़ा सा आपको इसके बारे में प्रोसेस बताएंगे कि कैसे क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, ये सवाल आ सकता है आपसे, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे इससे, तो कि कौन सी चीज़ों को वर्मी कंपोस्टिंग में नहीं डालना चाहिए भले ही वो ऑर्गेनिक हो। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस, दूध, ये जो चीज़ें होती हैं ये भले ही ऑर्गेनिक हैं, लेकिन इनको कभी भी वर्मी कंपोस्टिंग में नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाल केंचुओं की सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी घटा सकती हैं। ये ज़िंदगी घटा सकने का मतलब समझ रहे हो ना, कि इस धरती से ही घटा सकती हैं उन्हें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, लाल केचुए के दांत नहीं होते, लेकिन एक अलग सी संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहा जाता है। गिजर्ड जो है वो पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे मान लो कि दांत नहीं हो किसी के, लेकिन कुछ ना कुछ तो पीसना है ना। जैसे जो खाना ये खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, पत्ते चबा रहे हैं, तो पत्ते ऐसे तो है नहीं कि भाई डायरेक्ट निगल जाएंगे, तो ये चबाने पड़ेंगे। तो चबाने के लिए दांत नहीं है, तो कुछ ना कुछ सख्त सी संरचना होनी चाहिए जिसे गिजर्ड बोला जाता है। गिजर्ड जो है भाई, अगर आप थोड़े से अंडे के टुकड़े या कोई समुद्री शंख जिसे आप शेल कहते हो, सीपी कहते हो, उसका चूरा अगर आप मिला देते हो तो और ज़्यादा सहायता मिलती है पीसने में वर्मी कंपो इसको आपके लाल केचुए को, रेड वर्म को। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं कि लाल केचुए को कैसा टेम्परेचर चाहिए। ना तो इसे ज़्यादा ठंडा चाहिए, ना तो इसे ज़्यादा गर्म चाहिए, और ह्यूमिडिटी चाहिए बेहद, बहुत। इसी वजह से इसमें पानी छिड़का रहता है हमेशा। आगे बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना होता है, ऐसा नहीं कि कीचड़ी मचा दिया पूरा, बस उसको मिट्टी को गीला टाइप रखना होता है थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं भाई। इस गड्ढे के एक किनारे, अब जब भी आपको ये खाद लेनी हो तो क्या करना है कि जो भी खाना है वो इस गड्ढे के एक किनारे पे डाल दो, तो सारे केचुए खाने के लिए उसे एक किनारे पे आ जाएंगे, और दूसरी तरफ से आप फिर जो भी खाद है उसे निकाल के सुखा के इस्तेमाल कर लो। तो ये तरीका होता है वर्मी कंपोस्टिंग का। और आगे बढ़ते हैं भाई। कचरे के कुछ नुकसान होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे नुकसान होते हैं। क्या नुकसान होते हैं कि जब आप इसे बाहर फेंक देते हो तो गायें खा जाएगी, जो पॉली बैग होते हैं, पॉलीथीन की जो पन्नियाँ होती हैं वो खा जाएगी, उसका पेट खराब हो जाएगा और नालियों में जाके फंस जाएंगे, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अब कुछ सुझाव दिए गए। क्या सुझाव दिए गए वो ध्यान से सुनना, कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो, इसका रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिसाइकल करने के लिए कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स होना बहुत ज़रूरी है। किस टाइप की गाइडलाइन और किस टाइप के रूल वो समझो। जो प्लास्टिक होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। कुछ होता है रीयूजेबल, मतलब उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कुछ होता है नहीं। कुछ ऐसा होता है जो नुकसान दे सकता है। जैसे आपने एक प्लास्टिक का नाम सुना होगा, फूड ग्रेड प्लास्टिक, सुना है आपने? अगर नहीं सुना तो जागो, ये समय है जानने का। फूड ग्रेड प्लास्टिक जो होता है उससे आपके प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स बनाए जाते हैं, जो इस बात की पुष्टि होती है कि अगर आप उसमें खाना रखते हो तो वो नुकसानदायक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर प्लास्टिक खाना रखने लायक नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि अगर उनको ऑफिस में जाना है या उनको काम पे जाना है तो रोटियां जो हैं वो लपेट लेंगे अखबार में, और उस अखबार को डाल लेंगे एक पॉली बैग में, जो प्लास्टिक की पन्नी होती है उसमें, और ले जाएंगे। बहुत ही गलत आदत है ये। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के पास पैसे नहीं होते, ये आदत गलत है। क्यों? क्योंकि वो जो अखबार होता है उस पर जो इंक होती है वो बहुत बेकार टाइप की होती है, वो कैंसर तक कर सकती है, और उसके बाद फिर आपने उसे डाल लिया पन्नी में, तो दोनों ही चीज़ें खराब है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये जो प्लास्टिक होता है, इसका जो सही टाइप का प्लास्टिक जिसे हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ उसे ही ऐसे रूप दिए जाएं जो खाने के कांटेक्ट में आते हों। जैसे आपकी जो पॉली बैग होते हैं, प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं, जिनमें आप कई बार कितना भी समझा लो लेकिन फिर भी इस्तेमाल करते हैं लोग, खाना रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, नमकीन उसमें बांध के रख लेंगे, बिस्किट बांध के रख लेंगे। अच्छी बात थोड़ी है ये, पर ठीक है, करते हैं लोग। तो अब सबको ये पता है कि कितना भी समझा लो लोग मानेंगे नहीं, तो हमें ही कदम उठाने चाहिए। कैसे कदम उठाने चाहिए? जितनी भी प्लास्टिक की पन्नियाँ होती हैं, किसी को भी खराब क्वालिटी के प्लास्टिक से नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग ना चाहते हुए भी इसमें खाने का सामान रखेंगे, बाद में बीमार पड़ेंगे, और मानवता की रक्षा करना हमारा फर्ज है, तो हमें ये कदम उठाने चाहिए। ठीक है,
अब बढ़ते हैं और आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब आ गई हैं अंत में कुछ महत्वपूर्ण कदम जो आपको जानना ज़रूरी है आपकी समझ के लिए और पेपर के लिए भी, कि अगर कचरे का निपटान करना है तो क्या करना चाहिए। प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करना चाहिए, इन थैलियों का पुनः उपयोग करना चाहिए। जो अभी आप मार्केट से थैली लेकर आए हो, जिसमें आलू लेकर आए थे, आप बाजार गए 2 किलो आलू लेकर आए हो, अब ये थैली जो है वो मानना पड़ेगा भाई कि हाँ ठीक प्रकार के प्लास्टिक से बनी होगी, क्योंकि इसे खाना स्टोर करने के लिए आपको दिया जा रहा है। तो ठीक है, आप आलू लेकर आ गए हो इस पन्नी में, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेके आए और इसको फोल्ड किया और डस्टबिन में डाल दिया और जाके कूड़े में फेंका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये पन्नी काम की है तब तक इसे इस्तेमाल करो। अभी आप आलू लेकर आए हो, बाद में अगर आपको वापस से बाहर जाना है, आपके पास पेपर का थैला नहीं है या कोई कपड़े का थैला नहीं है, तो इसी पन्नी को वापस जेब में डाल के लेके जाओ, फिर से सामान इसे में लेके आओ, जब तक ये काम चला रही है इससे काम चलाओ। तो इस तरीके से फिर आगे है भाई, कागज के थैले का इस्तेमाल करना चाहिए, पन्नी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा सामान लेकर आना है तो कपड़े या फिर जूट मतलब पटसन जो थैला होता है उसको लेकर जाओ और उसी में सामान लेकर आओ। उसके बाद है भाई कि खाद्य पदार्थों का संग्रहण प्लास्टिक की थैलियों में बिल्कुल भी ना करें अगर संभव है तो, क्योंकि ये आपके लिए ही नुकसानदायक है, किसी और के लिए नहीं है। कचरे का निपटान तो बाद में करेंगे, ये प्लास्टिक की थैली पहले आपका निपटान कर देगी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आप लोगों के लिए कि जो भी प्लास्टिक की थैलियां होती हैं इन्हें इधर उधर ना फेंकें, क्योंकि या तो ये नालियों में जाके फंस जाएंगी या फिर इन्हें गायें खा लेगी। गाय ने अगर इसे खा लिया है तो वो दूध जो देगी वो हो सकता है कि इन्फेक्टेड दूध हो। क्यों? क्योंकि इस गाय को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। बीमारियां हो गई तो एक बीमार गाय कैसा दूध देगी? स्वस्थ दूध देगी? कभी नहीं। तो इससे दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों या फिर किसी भी अन्य प्लास्टिक की चीज़ को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में कभी ना भरें और बाहर ना फेंकें। अलग अलग प्रकार आ चुके हैं भाई कि कैसे कचरे को स्टोर करके फेंका जा सकता है, या एक जो डस्टबिन होता है प्लास्टिक की बाल्टी जैसा वो लेकर आओ ढक्कन वाला, और जो कूड़े की गाड़ी लेने आती है कूड़ा डायरेक्ट उसमें डालो। ये पन्नी में पैक करके रखना है बंद कर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कि अब जो मैं बात बताऊंगा ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि ये भारत में संभव है, पर एक ना एक समय पर होगी ज़रूर, विश्वास है मुझे। कि जो रसोई का अपशिष्ट पदार्थ होता है, रसोई का अपशिष्ट क्या होता है? प्याज के छिलके, आलू के छिलके, भिंडी के आगे पीछे की बची हुई चीज़ें, तोरी के छिलके, घिया के छिलके, सूखा हुआ धनिया, केले के छिलके, सेब के छिलके, ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी किचन से निकलती हैं और इन्हें डिग्रेड किया जा सकता है, इन्हें विगलित किया जा सकता है। तो क्या करना चाहिए? अपने छत पे बाल्टी में मिट्टी भर के रख लो, या फिर अपने घर के बाहर एक छोटा सा गार्डन बना लो। उसमें क्या करो, जो ये कचरा होता है इसे दबाओ, इसकी वर्मी कंपोस्टिंग करो, गड्ढा बनाओ, मिट्टी को थोड़ा सा छिछला कर लो, भुरभुरी कर लो, मिट्टी को ढीला कर लो। उसके बाद फिर उसमें ये सब चीज़ें तोड़ तोड़ के मिला लो। फिर उसके बाद जो लाल केचुए होते हैं वो उसमें छोड़ दो। मिट्टी को गीला रखो ज़्यादातर समय पर, क्योंकि ध्यान रखना उनका भी। तो ये ऐसा करने से क्या है कि कचरा बाहर नहीं गया, कचरा सड़ा नहीं और धीरे धीरे खाद में भी तब्दील हो गया। तो ये क्या है? ये तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। ये विश्व स्तर पर अगर काम में आने लग जाए ना, लोग थोड़ा सा ऐसा काम करने लग जाएं, तो बहुत हद तक हमारी जो दुनिया है, हमारी जो पृथ्वी है, वो कचरे की समस्या से बच सकती है। वरना फिर यही करेंगे कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों की ज़मीन किराए पे लेंगे और वहाँ जाके अपना कचरा दबाया करेंगे, यही काम बचेगा फिर आखिर में। और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम तो रॉकेट में बांध के ले जाएंगे कचरा और मार्स पे छोड़ के आएंगे, यहाँ छोड़ के आएंगे, वहाँ छोड़ के आएंगे, ऐसी ऐसी उटपटांग बातें करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कागज़ को पुनः चक्रित करना चाहिए, कागज़ के दोनों ओर लिखना चाहिए। हम किताबों में पढ़ पढ़ के थक जाते हैं कि कागज़ का इस्तेमाल करो, कागज़ के दोनों तरफ लिखो, इसको ढंग से इस्तेमाल करो वरना पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। और फिर कोई एक
बॉलीवुड मूवी आती है जिसमें एक हीरो एक प्रेम पत्र लिख रहा होता है, एक लव लेटर लिख रहा होता है किसी एक पेज पे, जिसके ऊपर उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि डियर के आगे क्या लिखूं, और जैसे ही कोई नाम लिखता है उसे लगता है कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, उसको पेज को फाड़ता है, फेंक देता है, अपने पूरे कमरे में पेज को फाड़ फाड़ के ढेर लगा लेता है। और उसके बाद जो स्कूलों के बच्चे होते हैं, जो थोड़े से यूथ जनरेशन है हमारी, वो उस मूवी को देख के इंस्पायर हो जाती है। हालांकि आजकल हमें लव लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत बढ़िया बात है। ये व्हाट्सएप भी बहुत काम की चीज़ है, जो आप कहते हो ना कि इसने तो दुनिया ख़राब कर दी, बड़े काम की चीज़ है, वरना पता नहीं लव लेटर के चक्कर में कितने पेज वेस्ट हो गए होते। तो काम की चीज़ तो ये भी बहुत है। आज ही दिमाग में, अभी अभी दिमाग में आई है। आगे बढ़ते हैं। तो मूवी बनाने वालों को थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें मत दिखाओ। हम बुढ़े हो गए भाई, समझा समझा के लोगों को कि ये ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और कोई एक मूवी आती है और हमारी इतनी बड़ी मतलब प्रयास को पानी फेर के चली जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद है कि प्रेरित करना चाहिए हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारी जनरेशन को, कि वो इन सब बातों का अनुसरण करें, इनको फॉलो करें, और कोई समझाए इन मूवी डायरेक्टर्स को कि थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखो। तो इस तरीके से भाई आज की आपकी क्लास कंप्लीट होती है। ये आपका चैप्टर था 16th चैप्टर। इसी के साथ भाई आपकी जो 6th क्लास की साइंस की किताब है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें 16 ही चैप्टर थे और सारे के सारे चैप्टर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए। इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, आपने एक क्लास की एनसीईआरटी ख़त्म कर ली। अब आप एक बात बताओ, इतने दिन से मुझे कह रहे थे कि सर साइंस नहीं करा रहे हो, साइंस नहीं करा रहे हो, तो एक बात का जवाब दो, अगर नहीं करा रहा था तो फिर बुक कैसे ख़त्म कर दी हम लोगों ने? तो स्पीड उतनी ही रखी जा रही है जितनी आप लोगों को ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, एक बात बताओ, खुद बताना, ईमानदारी से बताना, अगर मैं ऐसा करूं कि एक चैप्टर पे 2-2 वीडियो बनाऊं, कि आधा चैप्टर आज करवा दिया, आधा चैप्टर कल करवा दिया, तो क्या होगा, वीडियोस की लाइन लग जाएगी, हर रोज़ वीडियो लो फिर तो, और उसके बाद बहुत सारे व्यूज़ भी आएंगे मेरे पास, हर रोज़ के रेगुलर व्यू तो हो ही गए। तो ऐसा ना करके अगर मैं कम क्लासेस में कम समय में पूरा पूरा चैप्टर ख़त्म करता हूँ, वो भी आसान भाषा में आपको समझाने के लिए, तो ये सही बात है गलत बात है, एक बार कमेंट करके बताना मुझे। तब तक के लिए भाई मैं चलता हूँ, आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में। अच्छी चीज़ को शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है और अच्छे लोगों की पहचान होती है। अब ये देखूंगा कि आप लोग ये अच्छे इंसान की पहचान दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, मतलब शेयर करोगे कि नहीं करोगे। तो टेक केयर, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का भी।